जय हिंद बच्चों, मैं आपका अजय सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी परीक्षा जो है इस बार कुछ बदलाव के साथ होने जा रही है। गणित का भी कुछ सिलेबस घटा है और पर्यावरण के 20 नए प्रश्न जुड़े हैं जो कि काफ़ी आसान होंगे और आज से मैं आपको पर्यावरण पढ़ाने जा रहा हूँ। जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, तो क्योंकि नवोदय ही नहीं बाकी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कराता हूं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं NMMS की परीक्षा दे सकते हैं जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है 12,000 रुपये और कुल 48,000 रुपये की मिलती है 4 साल तक। तो फॉर्म भरने का देखिए तरीका मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था कि कैसे कैसे भरना है, तो मोबाइल द्वारा भी आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है। लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है। देखिए ऐसे डेट हर एक साल बढ़ती है लेकिन आप प्रयास कीजिए लास्ट डेट के पहले ही। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्कूल से कोई भी प्रमाण पत्र इस बार अपलोड नहीं हो रहा है और कोई भी अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं भी बना है तो उसको बाद में आप बनवा सकते हैं, लेकिन अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं चित्र के माध्यम से टॉपिक को पर्यावरण के पढ़ाऊंगा, लेकिन जो प्रश्न है वो इस किताब से बच्चों आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बनाई गई है। जो पहला टॉपिक है बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका परिवहन। ठीक है, पर्यावरण में परिवहन टॉपिक है। काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि आपके इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। परिवहन शब्द बच्चों आप पहले से जानते हैं। परिवहन वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्यों, पशुओं और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह मानव समाज के विकास और व्यापार की रीढ़ है। अब देखिए परिवहन के बहुत सारे साधन इस समय उपलब्ध हो गए हैं और ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि समझ आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो एक समझ आप बना के चलें, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। बस आप अगर कई तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आप 20 नंबर इस पर्यावरण के आराम से पूरे कर लेंगे। बच्चों यहाँ देखिए मेरे साथ आपका कोई भी मिनट नुकसान नहीं होना है और ये लाइव भी मैं अगर पढ़ाऊँगा तो आपको समय बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। एक एक घंटे लोग लाइव पढ़ा रहे हैं और प्रश्न कम करा रहे हैं। यहाँ 5-10 मिनट में ही आपके ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। अब देखिए परिवहन का इतिहास और उसको विकास जानना आवश्यक है। तो प्राचीन काल से आधुनिक युग तक परिवहन में क्रांतिक विकास हुआ। देखिए प्राचीन काल में क्या था, बैलगाड़ी है। अब कहीं बैलगाड़ी दिखती है, बहुत ही कम, इक्का दुक्का दिखती है। मध्यकाल में आए साइकिल, हाँ साइकिल अब अभी भी है। आधुनिक काल में हम देखिए मोटरसाइकिल वगैरह आ गई। अब वर्तमान काल में देखिए कार हो गई, रेल हो गया, हवाई जहाज हो गए। अब तो कई तरह के साधन उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए आदि मानव काल अगर हम देखें तो मानव पैदल यात्रा करता था। वे सामान अपनी पीठ पर या पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाता था। अभी भी देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी इस्तेमाल होता है जहाँ पर रास्ते अभी नहीं बने हैं। ठीक है, पहिया का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो नए परिवहन के क्षेत्र में सबसे बड़ा मोड़ आया। इससे गाड़ियाँ, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी निर्माण संभव हो पाए। तो देखिए क्रमिक विकास हुआ धीरे धीरे। फिर वाष्प इंजन बना, जैसे स्टीम इंजन भी कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान वाष्प इंजन के आविष्कार ने रेल परिवहन को शुरुआत की। इससे भारी सामान को तेजी से ले जाना आसान बना दिया। बहुत तेज़ी से अभी भी हम लोग ट्रेन से, अब तो ये तो स्टीम इंजन है, अब तो डीजल वाला, अब बिजली वाले इंजन आ गए हैं जो कि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और अभी देखिए कल ही हाइड्रोजन ट्रेन का भी उद्घाटन हुआ है हमारे देश में। ठीक है, जो कि एकदम कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाता है। आधुनिक युग, वर्तमान में हम डीजल, पेट्रोल, CNG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, LPG जो होता है हमारे घर के सिलेंडर में होता है, ये CNG है जो कि गाड़ियों में भरे जाते हैं, गाड़ियाँ से चलती भी हैं और बहुत ही कम प्रदूषण फैलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और बिजली से चलने वाले वाहनों जैसे मेट्रो, हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए मुख्य परिवहन के साथ यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न आ भी सकता है परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ रखिएगा स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, क्लियर है। तो 3 प्रकार के परिवहन हो गए। तो ये तो आप जानते होंगे, सड़क हो गया, रेल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और पाइपलाइन परिवहन हो गया। जल में आपका आंतरिक जलमार्ग और समुद्रिक जलमार्ग हो गया। आंतरिक मतलब जो नदियों द्वारा हम कुछ ले जाते हैं और समुद्र जो है जो हम एक देश से दूसरे देश ले जा रहे हैं। हवाई मार्ग हो गया आपका। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह से हम जा रहे हैं। स्थल परिवहन को आइए समझते हैं, इसमें भी सवाल बन सकते हैं आपके। तो कम दूरी की यात्रा और घर घर तक सेवा के लिए सबसे उत्तम माध्यम हमारा ये सड़क परिवहन है। ठीक है, चाहे बस से जा रहे हैं, ऑटो से या ई-रिक्शा से। प्रमुख श्रेणियां जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, NH जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे,
और एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पूरे देश में बन रहे हैं। ठीक है, रेल परिवहन में आपकी रेलवे जो लंबी दूरी की यात्रा हो गई वो आप आसानी से अब तो देखिए इतनी तेज़ ट्रेनें बन रही हैं इस समय कि 1 घंटे में आप 800-900 किलोमीटर तय कर लेंगे। अभी इस पे सरकार हमारी काम कर रही है। जल परिवहन में यह परिवहन को सबसे सस्ता साधन है, विशेषकर भारी और बड़े आकार के सामान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। देखिए जैसे तेल वगैरह आता है बड़े बड़े देशों से आता है, दूर के देशों से, तो सब समुद्र के रास्ते से ही आता है, ना कि हवाई जहाज से आता है, क्योंकि उससे भारी सामान आसानी से कम सस्ते पैसे में, कम पैसे में लाया जा सकता है। आंतरिक जलवायु में देश के भीतर नदियों, नहरों और झीलों का उपयोग किया जाता है। समुद्री मार्ग यह मैं बता चुका हूँ। वायु परिवहन ये सबसे तीव्र और सबसे महंगा साधन है, इसको आप ध्यान रखें। तीव्र तो है, जल्दी तो है, लेकिन आपका महंगा साधन भी है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है परिवहन का महत्व। तो यहाँ पर आपका ये वायु होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। मोनो मतलब 1 और डाई मतलब होता है 2। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक हॉर्न और इंजनों की आवाज़ से स्वास्थ्य और तनाव की समस्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग आप जानना, ग्लोबल मतलब ये होता है, ग्लोब बच्चों आप जानते हैं, ग्लोब ये देखिए ग्लोब है, वार्मिंग मतलब ग्लोब का धरती का गर्म होना है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो जीवाश्म ईंधन हो गए, पेट्रोल डीजल के जलने से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, और भी कारण उत्तरदायी हैं, तो अभी आपकी छोटी कक्षा में इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद है समाधान। हमें सार्वजनिक परिवहन यानी कि बस, मेट्रो, CNG, इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल का अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे कम से कम प्रदूषण फैले। ठीक है, अब देखिए समझ आधारित प्रश्न कैसे आ सकते हैं कि 4 बच्चे हैं, मान लीजिए चारों बच्चों का ये घर है। ठीक है, और ये एक ही स्कूल जाते हैं जो कि 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसके पापा अलग ले जाएं, 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 तो भाई सबका पेट्रोल खर्च हुआ। अगर कोई एक आदमी ही कार से छोड़ देगा तो भाई सब लोग चले भी जाएंगे, सबका समय का बचत भी होगा, पैसे भी कम लगेंगे और प्रदूषण भी कम फैलेगा। तो समाज आधारित इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ परिवहन ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा ये वाला अभी। ठीक है, और समाधान हमने खोजा। अब देखिए महत्वपूर्ण परिवहन साधन, उसकी सारांश तालिका आपके घर सामने है। सड़क मार्ग, घर घर तक पहुंच, रेल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग सबसे सस्ता साधन जल का, वायु मार्ग सबसे तीव्र साधन। ठीक है, तो सबसे सस्ते साधन में आपका जल मार्ग है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी एक देश से दूसरे देश और भारी माल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संकेत देखिए बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, संकेत आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगर कहीं संकेत में रोड पे आप जा रहे हैं, यातायात के संकेत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गति से अगर ये 30 लिखा है तो मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर इस तरह का साइन बना है तो दाहिनी मोड़ है, अगर ऐसा साइन बना है तो तंग सड़क है, अगर ऐसा साइन बना है तो खड़ी चढ़ाई है। ये आपका ये चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपका खड़ी ढलान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रवेश है, जेब्रा क्रॉसिंग भी बना रहता है। ठीक है, ये रास्ता है, और ये आपका हॉर्न निषेध है, क्रॉस का निशान है, फिसलन वाली सड़क है, और रेल फाटक आगे है। ठीक है, अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। अब आइए बच्चों, किताब के जरिए आपको इस टॉपिक को थोड़ा समझा दें। उसमें 1-2 फोटो क्लियर नहीं था, तो इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरह का साइन बना है आपका, तो ये आपका प्रवेश निषेध है। गिव वे मतलब रास्ता दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं था। और फिसलन वाला, और ये बाकी तो चीज़ें देखिए, कार नीचे को उतर रही है तो खड़ी ढलान है, ये चढ़ रही है तो खड़ी चढ़ाई है। तो अब क्लियर आपको हो गया होगा। अब देखिए प्रश्न को आप क्या कीजिएगा कि नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम अभ्यास प्रश्न कुछ देखने जा रहे हैं, क्योंकि आंसर इसी के नीचे बच्चों लिखा हुआ है। प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बताइएगा। ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी, अच्छा ये तो खुद ही आ गया इसमें। ठीक है, मुंबई और ठाणे को जोड़ती थी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन सबसे अधिक ऊर्जा कुशल माना जाए? ऊर्जा कुशल मतलब ऊर्जा बचती है। ठीक है, तो ये आपका रेल परिवहन, क्योंकि एक ही ऊर्जा में बहुत सारे डिब्बे जुड़े होते हैं, बहुत सारा सामान एक ही साथ चला जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो NHAI। ठीक है,
इसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन महानगरों को जोड़, देखिए 4 मेट्रो शहर हैं, उन्हीं को ये जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है आपका NH-44, सबसे लंबा है। भारत में सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो घर घर सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क घनत्व की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में गिना जाता है? तो यह है बच्चों केरल। पाइपलाइन परिवहन मुख्यतः किसके परिवहन हेतु उपयोग किया जाता है? तो ये पेट्रोलियम और गैस के लिए किया जाता है। भारत में पहली तेल पाइपलाइन किन स्थानों के बीच में बिछाई गई थी? तो ये डिगबोई और नून माटी के बीच में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? तो जो जल परिवहन है वो सस्ता परिवहन होता है। अभी जस्ट हमने देखा था एक समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश तक सामान जो जा रहा है वो सस्ता परिवहन है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, और हल्दिया को, हल्दिया बंगाल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है? तो ये बच्चों कांडला। कांडला किस राज्य में है ये मुझे आप बताइएगा। वायु परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये तीव्र गति से जल्दी पहुंचा देता है, लेकिन नुकसान भी क्या है कि ये महंगा है, ये महंगा है। भारत में नागरिक उड्डयन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 1953 में किया गया था। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारत के विकास का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है? तो यह है बच्चों आर्थिक विकास। भारत के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त परिवहन साधन कौन सा है? तो यह है वायु परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम हानिकारक है? तो अगर चारों ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, तो कम हानिकारक आपका रेल परिवहन है। भारत में संचार एवं व्यापार के विस्तार में परिवहन का मुख्य योगदान क्या है? तो संपर्क स्थापित करना, मतलब एक दूसरे जगह से संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन माध्यम मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो है वायु परिवहन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए परिवहन को क्यों आवश्यक माना जाता है? वह उत्पादन और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। तो देखिए लास्ट था, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी नदियाँ। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल बच्चों आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।